ह्यूमन राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनमें जो ह्यूमन राइट्स की जो प्रोटेक्शन की बात की गई है उसके हवाले से बात करेंगे ताकि आप लोग आगाह हो जाएं और आप लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए। नॉट बीइंग अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, हर बंदे को ये चाहिए कि उनको ये अवेयरनेस हासिल हो, क्योंकि बहुत से मसाइल से जो है वो हम बच जाते हैं यहाँ पे। और सबसे अहम बात जो मैं बता दूं, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स जो है ये सोशियोलॉजी में बीएस लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, एमफिल लेवल पे भी पढ़ाया जाता है कोर्स वर्क में, और इसके साथ जो है वो पीएचडी लेवल पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसको पढ़ाया जाता है। कॉमनली पाकिस्तान में सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में हम इसको पढ़ते हैं बीएस, एमफिल और पीएचडी में, ठीक है। मसला ये है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमें कोर्स आउटलाइन दिया जाता है और उसके मुताबिक हम चलते हैं, और कोर्स आउटलाइन जो है वो ग्लोबल जो है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में जितने भी आर्काइव्स हैं वो हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं और उन चीज़ों को लेके हम पढ़ते हैं। लेकिन हमें करंट जो इश्यूज हैं या हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन जो है उनके बारे में हमें आगाही नहीं होती। और बेसिकली जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो वो हमारे सिचुएशन के साथ साथ जो है वो चलता आ रहा है। जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 1973 का, तो उससे हम गाफिल होते हैं। वी डोंट नो अबाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बहुत सारी चीजें उसके बारे में नहीं पता होती। तो सबसे पहले, बीइंग सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स स्टूडेंट, यू ऑल शुड नो अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। आप लोगों को पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, और स्पेसिफिकली यू शुड नो अबाउट द ह्यूमन राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताए जाते हैं कि कैसे हम इसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में, ठीक है। कैसे इसको सेफगार्ड करता है, कैसे इसको प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। और फिर कैसे उनको एक्सप्लेन किया जाता है, क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अहम बात है। देखिए, आईन जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा कानून होता है, इसी के जरिए हुकूमत चलाई जाती है। ये एक समाजी मुआहदा है जो अवाम, मुआशरे और रियासत को एक कानूनी दायरे में रहने का पाबंद बनाता है। पाकिस्तान का जो आईन है ये काफ़ी, इसकी तारीख जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार रही है, अप्स एंड डाउन्स इसमें आए। आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान का आर्जी आइन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, ठीक है। फिर इसके बाद जो पहला आइन आया इसको 1956 में बनाया गया था, और फिर वो मनसूख किया 1958 में। और इसके अलावा जो है वो दूसरा आइन फिर आया 1962, और इसके बाद जो है वो तीसरा आइन, जो लास्ट आइन है, दैट इज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1973 में बनाया गया था, जो मंजूर हुआ था 12 अप्रैल 1973 को, ठीक है। अच्छा, जो हमारा सबसे पहले बुनियादी हक है हमारे आईन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 9 नंबर पे हम कहते हैं, आर्टिकल 9 में है ये। इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। इसको मेमोराइज करते जाएं, आर्टिकल 9 में सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यहां से ये स्टार्ट है। किसी शख्स को जिंदगी की आजादी हासिल है, ठीक है, उसको तहफ्फुज दी जाएगी, ये इस आर्टिकल में कहते हैं, ठीक है। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते बिला वजह, ठीक है। अगर वो कोई जुर्म करता है या कोई मुजरिम ठहराया जाए तो फिर लॉ के मुताबिक उसको डील करना होता है, लेकिन एक इंसान को आप इसी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनको जिंदगी जीने का हक हासिल है। फिर इसके अलावा जो है आर्टिकल 10 आता है। आर्टिकल 10 में सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन,
आर्टिकल 10 सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, ये चीज याद रखें। किसी भी गिरफ्तार शख्स को गिरफ्तारी की वजह बताएं। ठीक है, बगैर हिरासत में नहीं। मतलब आपको अगर पता ना हो, आप उसको ऐसे हिरासत में नहीं ले सकते। ठीक है, आपने उसको विद इन 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश, अदालत के सामने जो है वो पेश करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप उसको बताए बगैर अरेस्ट नहीं कर सकते। आपको रीजन बताना होगा कि आप एक बंदे को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें आर्टिकल 10 में बताया जाता है। और इसका जो टॉपिक है मेन, सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, इसके अलावा है आर्टिकल 10 के अंदर आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल का मतलब है कि अगर किसी पर जुर्म का इल्जाम, किसी ने क्राइम किया हो, तो उसे अपनी मर्जी के वकील से सफाई पेश करने का हक है। वो अगर वो उसकी मर्जी है, जिस वकील से वो अपनी सफाई पेश करना चाहता है, वो उस वकील को हायर कर सकता है। ये उसका राइट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 का टाइटल है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड। ये प्रोहिबिटेड, स्लेवरी प्रोहिबिटेड है, फोर्स्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है। मतलब कि फोर्स लेबर जो है वो मना है। गुलामी और मुशक्कत, जो जबरी मुशक्कत है, किसी शख्स को इसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और 14 साल से कम उम्र बच्चे को फैक्ट्री, कान, कोई भी माइन हो या खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। देखते हैं ना, आपने कितने लोग देखे हैं, बच्चे देखे हैं मैकेनिक्स वालों के साथ काम करते हैं, या कोई इसके अलावा जो सबसे अहम पॉइंट है, भारी भारी काम जो करते हैं, या ब्लॉक फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ईंटें उठाते हैं। तो ये उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो होते हैं वो 14 ईयर्स एज से बिलो होते हैं। इट्स अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आर्टिकल 11 इसके बारे में यही बोलता है, जो स्पेशली इसके बारे में है, स्लेवरी, फोर्स लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और स्पेशली बच्चे जो हैं वो 14 यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो उससे आप मुशक्कत नहीं कर सकते। आप उससे जो है वो गुलामी नहीं कर सकते। आप उसको गुलाम नहीं बना सकते। आप उसको फोर्स लेबर में नहीं ला सकते। ठीक है, फैक्ट्री में वो काम नहीं कर सकता। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 12 जो है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ठीक है, आर्टिकल 12 जो है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग पहले प्रोहिबिटेड नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, तो उस वक्त लोग स्मोकिंग करते थे। अब स्मोकिंग प्रोहिबिटेड हुआ, उस पर पाबंदी लग गई, तो इसके बाद जो पहले वाले लोग सिगरेट पीते थे तो वो मुलजिम नहीं ठहराए गए। बात इसका मतलब यही है, उस पर यह लॉ अब अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये लॉ से पहले वाली बात है। ठीक है, अब जो है इसके अलावा जो है वो फिर आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 हमें बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी शख्स को एक ही जुर्म पर 2 मर्तबा सजा नहीं दी जा सकती, और किसी को खुद अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि आप उनको जो है वो इतना मजबूर करो बाय फोर्स, आप उनको इतनी सजा दो कि वो
अपने आप को ही मुजरिम ठहराए, तो ये कानून के खिलाफ है। ठीक है, और ये भी कानून के खिलाफ है कि आप एक बंदे को 2 टाइम्स और 3 टाइम्स जो है वो सजा नहीं दे सकते। ये भी जो है वो कानून के खिलाफ। अब जो है आर्टिकल 14 है जो है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ अ मैन। ठीक है, आर्टिकल 14 इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ अ मैन, मतलब कि हर बंदे को इज्जत के साथ जीने का हक है। आप एक बंदे को तंग नहीं कर सकते, उनको टार्चर नहीं कर सकते। ठीक है, और उनके प्राइवेट लाइफ को, उनके घर को जो है वो महफूज रखा जाएगा। अच्छा, फिर आर्टिकल 15 है, हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो आजादाना एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, यानी उसको मूवमेंट का हक हासिल है। ठीक है, जब तक ला इसके ऊपर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दे जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। ठीक है, जो पब्लिक लोग हैं उस पर राजी हो कि हाँ ये होना चाहिए। ठीक है, ये इस जगह पे पाबंदी होनी चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, हालात खराब हो जो भी हो। ठीक है, जो कि नुकसानदेह हो और वहां जाने पे पाबंदी लग जाए तो वो तो ठीक है। इसके अलावा आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारा हक है। अब मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आर्टिकल 15 तक आप इसको मेमोराइज कर लें, याद कर ले। ठीक है, क्योंकि इसको याद करना इंतहाई जरूरी है। तो जब आप लोग इसको याद करेंगे तो कल हम फिर ऑनवर्ड जो 15 से 28 तक जो है वो हम आगे जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इतना लेक्चर काफ़ी है ताकि आप लोगों के लिए ये बर्डन ना बने। आप इसको तफसील से सुन लें और इसके ऊपर जो है वो आप रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए, बीइंग लॉ स्टूडेंट एंड बीइंग सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स स्टूडेंट। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो, और बीइंग अ सोशल वर्क स्टूडेंट, बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। सो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए आप देखते रहिए सोशियोलॉजी पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।